पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के कुछ पार्ट को देखा था, जो कुछ पार्ट बाकी रह गए थे। कोशिकांग के कुछ पार्ट को हमने देख लिया था, कुछ पार्ट जो बाकी रह गए थे उसे हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अगला देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को जो है इसका कार्य क्या होता है, सभी अंग जो है ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लाइसोसोम देखता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। तो लाइसोसोम देखेगा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है कि नहीं बना रही। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा। गोल्जी बॉडी जो है परिवहन कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस से कहता है सबसे बोलो काम करें, और नहीं करेंगे तो लाइसोसोम क्या करता है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जल अपघटक एंजाइम। ये जल अपघटक एंजाइम जो जब ये देखता है कि कोई शरीर का कोशिकांग यानी कोशिकाओं का जो कोशिकांग अगर काम नहीं कर रहा, तो ये जल अपघटक जो एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, तो इस एंजाइम को इसके ऊपर छिड़क देगा, और जब छिड़क देगा तो जिसके ऊपर छिड़कता है ये, वो अंग जो है पच करके नष्ट हो जाता है, पूरा वो पच जाता है। तो लाइसोसोम का जो कार्य होता है इन सब की देख रेख करना कि ये काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई कोशिका ऐसी जिसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, ना गोल्जी बॉडी, ना वैक्यूल, ना सेंट्रोसोम, ना ही राइबोसोम, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही न्यूक्लियस, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा। अब जब कोई ठीक से नहीं काम करता तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद फट जाता है। और जब ये खुद फट जाता है तो इसके अंदर जितने भी जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जल अपघटक एंजाइम जो है इन सब के साथ मिल जाते हैं, और जब साथ में मिल जाते हैं तो इस पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब पूरे में जल अपघटक एंजाइम यानी कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अब ये पूरे में फैल चुका है। जब पूरे में फैल चुका है तो पूरी ही कोशिका नष्ट हो, शरीर की पूरी कोशिका नहीं, जिस कोशिका के अंदर फटा है वो कोशिका जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक, इसीलिए जब ये खुद फट जाता है, खुद भी मरता है, सबको मार देता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, जिसको जो है आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसे कोशिकीय पाचन कहा जाता है क्योंकि ये शरीर कोशिकांगों को पचाने का भी कार्य करता है। ठीक है, इसे कोशिकाओं का एटम बम भी कहा जाता है क्योंकि ये फट करके खुद भी मर जाता है, सबको मार देता है, तो इसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग जानते होंगे आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पासेल्स, ये कहाँ, ये खून में पाई जाती है। तो ये आरबीसी है, इसका जीवन काल आप लोगों ने सुना होगा 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये मर जाती है, लेकिन आरबीसी में जो है ये लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता। अब मान लीजिए आरबीसी है वो 120 दिन बाद मर गई, अब इसके अंदर तो लाइसोसोम है नहीं जो आरबीसी की मरी हुई कोशिका को गला दे, तो क्या होगा, पूरे खून में मरी हुई आरबीसी दौड़ती रहेगी। यही हो सकता है, अगर इसके अंदर लाइसोसोम नहीं है, कोई पचाने वाला नहीं है, तो पूरे खून में जो है ये आरबीसी दौड़ती रहेगी मरी हुई। लेकिन क्या होता है, जो आप लोगों ने सुना होगा जो स्प्लीन यानी तिलिया, इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी में जो है वो लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और आरबीसी जो है जब मर जाती है 120 दिन बाद, तो वो जो खून के द्वारा पूरे शरीर में फैलती है, तो जब ये प्लीहा यानी तिल्ली से होकर के गुजरती है, तो वहां पर तिल्ली को हम मान सकते हैं कि छलनी के समान होता है, कि जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उसको क्या करता है, वो रख लेता है, यानी कि आरबीसी की जितनी भी मरी हुई कोशिकाएं हैं वो तिल्ली में आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। इसीलिए तिल्ली को कहा जाता है कि ये आरबीसी का कब्रिस्तान है, क्योंकि उसके पास तो लाइसोसोम है नहीं गलाने के लिए। अब ये मरी हुई जो आरबीसीज हैं वो तिल्ली में आ जाती हैं, वो उसका कब्रिस्तान वहीं पड़ी रहती हैं, वहीं गलती हो जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरे खून में जो है मरी हुई आरबीसीज फैल जाएंगी, और जो नहीं बनेंगी आरबीसीज उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि अगर पूरी मरी हुई इसी में फैली रहेंगी 120 दिन बाद वो मरती रहती हैं। जितनी भी आरबीसी हैं उनका जीवन काल केवल 120 दिन ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जान लिया लाइसोसोम। अब अगला देखते हैं इसके बाद क्या है। नंबर 10 हो गया। हम लोगों ने जाना अभी सबसे पहले नंबर 1 पे कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, गोल्जी बॉडी जो है परिवहन करती है, वैक्यूल जो है ये जल का संघेरा करता है, सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कोशिका को कंकाल प्रदान करता है। साथ साथ ये दो प्रकार, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ वाले पे वसा बनती है, रफ वाले पे जो है वो राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन बनती है। ठीक, न्यूक्लियस जो है ये कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, सबके ऊपर सबकी देखरेख करता है कि हाँ कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम से बता देता है। लाइसोसोम जो है खुद भी मर जाता है, सबको भी मार देता है। पहले तो चेतावनी देगा काम करो, और नहीं करेंगे तो खुद भी मरेगा, सबको भी मार देगा। तो हम लोगों ने ये जाना 10। अब 11वां क्या है देखते हैं आगे। नंबर 10 हो गया। नंबर 11 पे है जीव द्रव्य। आप लोगों ने नाम सुना होगा जीव द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब ये जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य जो है ये 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 है कोशिका द्रव्य। कोशिका को बायोलॉजी में क्या कहते हैं,
आप लोगों को बताया था हमने कि कोशिका को जो बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। साइटो से ही बना हुआ है, साइटो द्रव प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, द्रव को कहते हैं प्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म। और दूसरा है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, द्रव प्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इतना समझ में आया। तो जो जीव द्रव्य होता है ये किसे कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। यहाँ से समझते हैं केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रक में पाया जाता होगा, इसीलिए इसका नाम केंद्रक द्रव्य है। तो ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य यानी कि जो लिक्विड भरा होता है, जो पानी भरा होता है, उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये दोनों ही मिल करके बनाते हैं जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है? यानी कि केंद्रक के बाहर जो कोशिकाओं में भरा हुआ पानी, जो भरा हुआ द्रव यानी कि लिक्विड होता है, उस द्रव्य को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक द्रव्य, कोशिका में है तो कोशिका द्रव्य। अब इन दोनों को मिला के अगर देख ले तो हो जाता है जीव द्रव्य। समझ में आया? तो जो जीव द्रव्य है वो इन्हीं दोनों को मिलाकर कहा जाता है। जीव द्रव्य जो है ये भौतिक इकाई है, क्योंकि जीव द्रव्य हमारे शरीर को ही जिंदा रखता है। अगर जीव द्रव्य नहीं है तो शरीर का मरना निश्चित है, मर जाएगा शरीर, क्योंकि जीव द्रव्य में जो है वो लगभग 80% जल होता है। 80% क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। इस जल के अगर में 1% की कमी आती है तो हमें लगती है प्यास। अगर इस जल में 1% की कमी आई तो हमें प्यास लगती है। अगर इसी जल में 10% की कमी आ जाती है तो इंसान मर जाता है। तो जीव द्रव्य जो है ये कोशिकाओं, हमारे शरीर की भौतिक इकाई से कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जल का होना। इस जल से ही हमारा शरीर जो है वो जीवित रहता है। ठीक है, नंबर 11 पे हो गया जीव द्रव्य। अब हम लोग अगला देखते हैं 12। अब 12वां कौन सा कोशिकांग है? हम लोगों ने पढ़ लिया 11 कोशिकांगों के बारे में। अब 12वां देखते हैं। 12वां है, इसी में बना देते हैं कोशिका भित्ति। जो 12वां है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया। तो इसलिए कोशिका भित्ति को मिटा देते हैं, क्योंकि ये जो पाया जाता है ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है, ना कि कोशिका भित्ति के ऊपर। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है, इसलिए कोशिका भित्ति को इरेज करके अब उसी के ऊपर हम बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना उसकी होती है। आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा होगा हम क्या बना रहे हैं। तो कुछ ऐसा होता है। इसका नाम है सीलिया और फ्लैजिला। क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया किसे कहते हैं या फ्लैजिला किसे कहते हैं? सीलिया और फ्लैजिला ये जो होता है ये कोशिका की झिल्ली के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बाल के समान संरचना होती है। बाल के समान संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बाल के समान संरचना होती है। इस बाल के समान संरचना का कार्य क्या होता है? इस बाल के समान संरचना का कार्य ये होता है कि कोशिकाओं को ये मूवमेंट यानी कि गति प्रदान करता है। क्या करता है? मूवमेंट यानी कि कोशिकाओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पर्म होता है कुछ इस प्रकार होता है। स्पर्म में जो है यही है इसका सीलिया, यानी कि ये स्पर्म जो है वो एक स्थान से यानी कि मेल के शरीर से वो हो करके वो मादा के फीमेल के अंडाणु तक जाता है। तो ये कैसे जाता है? उसको मूवमेंट कराने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ये जो सीलिया इसका है यही मूवमेंट कराता है और ये मादा के अंडाणु तक पहुंच जाता है। तो ठीक, जो अब सीलिया और फ्लैजिला में मात्र छोटा सा अंतर है। अगर ये छोटा है, अगर ये जो संरचना है हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये अगर छोटी है तो ये सीलिया है, अगर यही बड़ी है तो ये है फ्लैजिला। बस इतना फर्क है कि छोटा है तो सीलिया, बड़ा है तो फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला बड़ा होता है और जो सीलिया है वो छोटा होता है। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला का यही काम है कि ये मूवमेंट यानी कि गति प्रदान करता है। ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। तो ये केवल स्पर्म में ही नहीं बल्कि ये ओवा में भी पाया, अंडाणु में भी पाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु में भी होता है और ये अंडाणु में भी पाया जाता है, ये भी मूवमेंट करता है। ठीक, नंबर 12 हो गया सीलिया एंड फ्लैजिला। नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या है। 13 पे है प्लास्टिड। 13 पे है प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। ठीक है, लवक क्या है? लवक जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार। नंबर 1 है हरित लवक। ये पाया जाता है पत्ती में, और पौधे जब छोटे होते हैं तो उनके तनों में भी पाया जाता है, जब बड़े हो जाते हैं तो तनों में खत्म हो जाता है। थोड़ा इधर से लिखते हैं, हरित लवक।
हरित लवक ये पाया जाता है पत्ती में और छोटे पौधों के तनों में भी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये भोजन का निर्माण करता है, भोजन निर्माण करता है, साथ साथ हरा रंग प्रदान करता है। नंबर 2 है आवरणी लवक। आवरणी लवक ये पाया जाता है मूल यानी कि जड़ में। मूल मतलब जड़ में पाया जाता है। ये जो है, जो हरित लवक ने भोजन बनाया है उसी भोजन को ये संग्रह करने का काम करता है, उसी भोजन को संग्रह करता है। ठीक। नंबर 3 है वरणी लवक। नंबर 3 है वरणी लवक। ये भी रंग प्रदान करता है। ये भी किसे रंग प्रदान करता है बता रहे लवक 3 प्रकार होता है। ठीक। लवक जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक। तो लवक जो है 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, आवरणी लवक और वरणी लवक। हरित लवक जो है ये पत्तियों में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और उनको हरा रंग कहाँ से मिलता है? तो हरा रंग जो है वो इसी हरित लवक के ही कारण होता है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो इसी हरित लवक के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब छोटे पौधे होते हैं तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके तने भी हरे होते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, नन्हे से उनके तने भी हरे होते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं उनके तनों में से हरा रंग समाप्त होता जाता है। तो जो तनों में, जब पौधे छोटे होते हैं तो उनके तनों में भी हरित लवक पाया जाता है। पत्तियों में तो ये हमेशा ही रहता है। पत्तियों का काम क्या है? जब पत्तियों में हरा रंग उपस्थित होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाती हैं। इसके बारे में डिटेल आज जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे भोजन बनता है, किस किस चीज से बनता है, कैसे बनता है। लेकिन फिलहाल जो है इतना जानते हैं हरित लवक के ही कारण पत्तियां हरी होती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं। ठीक। अब नंबर 2 क्या है? आवरणी लवक। आवरणी लवक क्या है? इसका काम क्या है? आवरणी लवक जो है जड़ों में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जड़ें जो है वो रंगहीन होती हैं, जड़ों का कोई रंग नहीं होता। आवरणी लवक जो होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है। जड़ों में ही पाया जाता है क्योंकि जड़ों का कोई रंग नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जड़ों में भोजन अक्सर संग्रह होते हैं। कौन सी जड़ों में? मूली में, गाजर में है। वो जड़ी होती हैं। जो गाजर हम लोग खा रहे हैं वो जड़ है और जो हम मूली खा रहे हैं वो भी जड़ ही है, चुकंदर है, ये सब जड़ है। लेकिन ये जो जड़ें हैं ये फूल कैसे जाती हैं? तो उन्हीं में आवरणी लवक पाया जाता है और ये जो भोजन बनाया गया पौधों के द्वारा, हरित लवक के द्वारा, ये जो मूली गाजर की जो जड़ें होती हैं ये उन्हीं में भोजन को संग्रह यानी कि इकट्ठा कर लेती हैं और वो जड़ें फूल जाती हैं, उनको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आवरणी लवक जिनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, इनका काम है भोजन को संग्रह करना। ठीक। नंबर 3 है वरणी लवक। वरणी लवक क्या है? वरणी लवक जो होता है हरे रंग को छोड़कर बाकी जितना भी रंग आप लोगों ने देखा होगा पौधों के फलों में, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, लाल, नारंगी, पीला, बैगनी, नीला जो भी है, हरा को छोड़कर जितने भी रंग हैं वो इसी आवरणी लवक के कारण होते हैं। अब लाल रंग आपने किस में देखा है? तो टमाटर में लाल रंग देखा होगा, गाजर का रंग आपने देखा होगा, चुकंदर देखा होगा। तो ये जो सारे कलर्स आते हैं ये कलर किसके कारण है? तो इसी वरणी लवक के कारण है। वर्ण जो लिया गया है इस शब्द का मतलब होता है रंग। तो रंग वाला लवक यानी कि हरे रंग को छोड़कर बाकी जितना भी रंग होता है वो इसी वरणी लवक के कारण होता है। गाजर में, टमाटर में, चुकंदर में जो रंग होते हैं इसी वरणी लवक के कारण ही होते हैं। ये लवक केवल पौधों में ही पाए जाते हैं, प्लास्टिक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्या कभी मनुष्यों को लाल नीला होते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि मनुष्यों में जो है वो वरणी लवक नहीं पाया जाता, ना ही आवरणी लवक, ना ही हरित लवक पाया जाता। मनुष्य कभी हरे भी नहीं होते, जानवर कभी हरे नहीं होते, ना ही लाल होते हैं ना ही पीले होते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो रंग हैं ये इन्हीं लवकों के कारण है और ये लवक जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया नंबर 13 यानी कि प्लास्टिक। हम लोगों ने जाना प्लास्टिक के बारे में। अब लास्ट है 14, नंबर 14 पे लास्ट बचा हुआ है क्या? एक और कोशिकांग है जिसका नाम है गुणसूत्र। आप लोगों ने सुना होगा गुणसूत्र के बारे में। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स कई सारे पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है? तो ये होता है न्यूक्लियर में। आप लोगों को बताया था केंद्रक के अंदर होता है, ये पाया जाता है केंद्रक में। ठीक।
गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र किससे बना है, तो वो है डीएनए से, जीन से। डीएनए क्या है, जीन क्या है, जब आप लोगों को डीएनए चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानते हैं डीएनए और जीन। ये होता है मानव के शरीर में, हम मनुष्यों में ये पाया जाता है 46 गुणसूत्र। एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होता है, इसे हम जोड़े में कहते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक, तो ये जो गुणसूत्र है ये पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक कहाँ है, तो ये कोशिका के मध्य वाला भाग जो है ये केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र को जब फैलाएंगे, जब गुणसूत्र को फैलाएंगे तो देखेंगे कि वो बना हुआ है डीएनए से। गुणसूत्र कुछ अलग नहीं है, इसी डीएनए की गुथी हुई संरचना है जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र देखने में कुछ इस प्रकार होता है। गुणसूत्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक, तो ये जो गुणसूत्र है ये इसी डीएनए का ही गुथा हुआ रूप है। जब आप गुणसूत्र को फैलाएंगे तो आपको मिलेगा डीएनए, और डीएनए को और फैलाएंगे तो आपको मिलेगा जीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन समेट करके बना डीएनए, और डीएनए से ही खूब समेट करके उसका गुथा हुआ रूप है गुणसूत्र। तो जो गुणसूत्र है वो डीएनए और जीन से ही बना हुआ है। गुणसूत्र जो है वो मानव के शरीर में पाया जाता है 23 जोड़ी। अब हमने इसे जोड़े में क्यों लिखा है, क्यों डायरेक्ट 46 नहीं बताया गया। 46 तो होता ही है, लेकिन उसे जोड़ी में इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में, आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए जांच की जाती है, डीएनए चेक किया जाता है, क्योंकि डीएनए का ही काम है शरीर के सारे स्ट्रक्चर को बनाना। शरीर में क्या क्या होंगे क्या नहीं, ये सब कुछ जो होता है वो इसी जीन के अंदर नोट रहता है। जब जीन को मालूम होता है कि कहाँ क्या बनाना है शरीर में। ठीक है, तो शरीर में गुणसूत्र को जोड़े में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 2 हाथ हैं, 2 नाक, मतलब नाक के भी 2 है, 2 होठ हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, 2 फेफड़ा है, 2 किडनी है। मतलब कई ज़्यादातर पार्ट ऐसे हैं शरीर में जो कि जोड़े में ही पाए जाते हैं। इसीलिए गुणसूत्र को जोड़े में ही लिखा जाता है, क्योंकि इन्हीं का ही काम है हमारे शरीर के सभी पार्ट को बनाना। ठीक है, तो ये जो हो गया गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है मानव में 46 पाया जाता है। अब मेल फीमेल में अलग होता है ये एक, क्योंकि मेल और फीमेल के जो स्ट्रक्चर है वो संरचना जो है वो कुछ डिफरेंट होती है। आप लोगों को ने देखा होगा कि जो मेल का स्ट्रक्चर है फीमेल का, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। मेल में भी 46 होता है, 44 + 2 लिखा जाता है। फीमेल में भी 46 होता है, जिसे 44 + 2 लिखा जाता है। अब 46 को डायरेक्ट 46 क्यों नहीं लिखा गया, क्यों 44 + 2 लिखा गया, इसका भी रीज़न है। मेल में जो होता है 44 और फीमेल का 44, ये दोनों बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन जो 2 होते हैं ये थोड़ा डिफरेंस होते हैं। जो मेल में होता है वो X और Y होता है, और फीमेल में जो होता है वो X और X होता है। फीमेल 44 ये और ये समान होते हैं, इसीलिए जो मेल है और फीमेल है इन दोनों के शरीर के ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो समान होते हैं। ज़्यादातर जो शरीर के अंग हैं वो समान है। जैसे मेल का जो हार्ट है वो फीमेल को लगाया जा सकता है, मेल का जो किडनी है वो फीमेल को लगाया जा सकता है, फीमेल के जो लंग्स है वो मेल को लगाए जा सकते हैं। मतलब उन दोनों में अंगों का आदान प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों लगभग समान होते हैं। समान इसलिए होते हैं क्योंकि 44 गुणसूत्र उनमें समान पाए जाते हैं, लेकिन ये 2 डिफरेंस होते हैं। और ये किस अंगों को प्रदर्शित करते हैं, तो केवल और केवल ये दोनों जो है मेल और फीमेल के जनन अंगों में ही भिन्नता लाते हैं। शरीर में और कोई अंग मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं है, केवल जनन अंग ही डिफरेंस है। तो ये जो 2 गुणसूत्र हैं ये जनन अंगों में भिन्नता ले आते हैं, इसीलिए मेल और फीमेल अलग होते हैं। ठीक, तो गुणसूत्र का ये जो काम है हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया कि गुणसूत्र क्या है। बाकी जब हम गुणसूत्र और डीएनए चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डीएनए के बारे में बहुत विस्तार से और गुणसूत्र के बारे में भी बहुत विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने थोड़ा सा इसलिए जाना क्योंकि ये गुणसूत्र जो है इसी कोशिका का ही एक पार्ट है। तो अभी हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका के बारे में हमने ये जाना। ये थे कुछ कोशिका के पार्ट जो हमने आप लोगों को 14 बताए। ठीक है, तो ये कोशिका के 14 पार्ट हो गए। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका 2 प्रकार की, एक पादप है, एक जंतु, जो हमने आप लोगों को बताया, वनस्पति और जंतु कोशिका। तो वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, और कुछ डिफरेंस क्या, कुछ समानताएं क्या, इसको अगली वीडियो में जानेंगे। बाकी तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।